नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी हम प्रैक्टिस पीवाई की सीरीज़ कर रहे हैं, तो जिसकी आज आपकी क्लास नंबर 11 है। पहले शुरुआत करने से क्लास के मैं बता दूं भी, ये जो आपकी मैथ की क्लास है, ये आपके जितने भी वन डे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी को टारगेट करती है, जहाँ पर मैथ पूछा जाता है। बस ये बात है। आपको ये नहीं सोचना भी ये एसएससी की है या एसएससी क्वेश्चन है इसमें या एनटीपीसी की है। नहीं, ये सभी एग्ज़ाम को टारगेट करती हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो। तो बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हाँ, एक काम और कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा जितने भी आपको क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हम 11th क्लास पे आ गए हैं इसकी। तो आपने कुछ तो सीखा होगा पिछली 10 क्लासों में। अगर नहीं भी सीखा या नए बच्चे हो आप, तो आपको जितना भी आता है अपना स्कोर को जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से आज की शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। पढ़िए इसको। एक्स, वाई और जेड ने व्यवसाय में क्रमशः 25,000, 35,000 और 40,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ इतना मिला, तो वाई का भाग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था भी, जो पिछली क्लास में भी हर एक क्लास में बताता रहा हूँ भी, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। ठीक है, जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट का अगर मैं रेशो लूँगा तो वो किसका रेशो बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा हमारा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का रेशो प्रॉफिट के रेशो कब बनेगा, जब क्या हो, जितने समय के लिए जो निवेश करेगा। मान लीजिए कोई एक ए है, क्वेश्चन का आंसर तो 1 सेकंड में दे दूं इसका मैं, पर आपको समझ भी तो आना चाहिए ना, आपके पास आ जाए अलग क्वेश्चन आ जाए, ये तो नहीं ना सेम आएगा। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। मान लो ए 1,000 रुपये निवेश कर रहा है, ठीक है, 5 महीनों के लिए। तो उसका क्या बन जाएगा, 1,000 गुणा 5, 5,000 रुपये। ठीक है ना, ये बनेगा ना उसका इन्वेस्टमेंट। तो बस हाँ, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे। ठीक है, तो करिए यहाँ पे क्वेश्चन को। रेशियो ले लीजिए एक्स वाई जेड, या आप यहाँ से रेशियो के अनुसार इसे काट सकते हैं 3 जीरोस को। तो यहाँ पे 25 लिख दिया, 35 लिख दिया और 40 लिख दिया। ठीक है, और आप इसे 5 पे भी काट दो, 5, 7, 8। तो ये आपका किसका रेशो आया, प्रॉफिट का रेशो आ गया। वर्ष के अंत में मतलब समय सब में बराबर है। अगर मैं गुणा 12 करूं महीनों के हिसाब से, तो 12 तीनों में कट जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना आया, 30,000। यानी ये टोटल जितने यूनिट हैं, 8 और 7, 5 और 5, 20, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30,000। हमें किसने कितने की निकालनी है, हमें निकालनी है वाई का भाग, यानी 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यानी जो 30,000 है वो 20 यूनिट की वैल्यू है, नीचे लिखते हैं जितने की वैल्यू होती है, निकालने के लिए गुणा करते हैं, 7 निकालना है। तो ये आपका गया 15 पे, 1500 पे। तो 1500 को 7 से गुणा करेंगे, 10,500 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो समझ आया ना, मेनली आप, मेरा काम आपको ऐसे नहीं भी मैं 2 सेकंड में क्वेश्चन कराऊं और नेक्स्ट पे शिफ्ट करूं, मेरा काम आपको समझाना है ताकि आप भी क्वेश्चन कर पाओ। मैं तो करके चला जाऊंगा, पर आपको समझ नहीं आया तो मेरी क्लास का फायदा क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है। ठीक है, बड़ा तेज हो रहा है। यदि वह मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस के क्रय मूल्य पर बेचता है, अच्छा, तो 20% का लाभ अर्जित करता है। अगर आप ध्यान से देखो, जितना वो पानी मिलाएगा उतना ही क्या होगा, उसका प्रॉफिट। ठीक है, सेम बात है, यानी जितना उसका प्रॉफिट होगा उतना ही वो पानी मिलाएगा। बात तो एक ही है ना। मान लीजिए अगर उसे ने 20% प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब उसने पानी भी कितना मिलाया, 20%। ठीक है, तो उसने कहा है तो मिश्रण में पानी और शुद्ध संतरे का जूस का अनुपात कीजिए। शुद्ध संतरे का जूस क्या होता है, 100% मान लीजिए। ठीक है, शुद्ध संतरे का जूस क्या होगा, 100%। और पानी कितना मिलाया गया है, जितना उसको प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 20%। तो मिश्रण में पानी, तो पहले पानी लेना है 20% वाटर, और क्या लेना है, प्योर ऑरेंज। दोनों का अनुपात लीजिए, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 20 से 1 पे, 20 से 5 पे। कोई भी चीज अपने आप में शुद्ध है तो वो 100% है ना, कोई मिक्स नहीं है उसमें। पर उसने 100 पे 20% का लाभ कमाया। कब कमाया, जब उसने क्या डाला होगा, जूस में पानी 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन लेते हैं? 12 दिन। बी और सी 15 दिन, और सी और ए मिलकर कितने लेते हैं? 20 दिन। ठीक है। मैंने कभी भी आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए समय और उसके कार्य के, तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम बनता है? 60। तो 12 25 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। यानी अगर मैं इनको सभी को जोड़ूं तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यानी ए 2a बन गया, प्लस 2b प्लस 2c किसके इक्वल होगा? 5 और 4 9 और 3 12। यहां से 2 कॉमन ले लूं तो मैं यहाँ क्या बन जाएगा? a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 6। ये आ गया तो आपने आंसर को निकाल दिया है। देखो कैसे, ये आपको पता है क्या है? ये आपका क्या है बताइए? इसको क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। ठीक है, ये मैं बता दूं आपको। और ये क्या है? आपकी एफिशिएंसी, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता। ठीक है। तो ए प्लस बी यानी ए और बी को दोनों को मिलाकर कार्य करने की क्षमता क्या है? 5 यूनिट। परंतु यहाँ पे क्या कहा गया है? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो सी की कितनी होगी 6 बनाने के लिए? 1। तो यानी सी की वैल्यू है 1। हमें किसकी निकालनी है? हमें तो ए की निकालनी है, तो ए की निकाल लीजिए। यानी बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4। यानी बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 में कितना जो जोड़ें कि 6 बन जाए? तो 2। यानी ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2। तो हमें यही निकालना है भी ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 30 दिन में। बस ऐसे ही आप बी की भी निकाल सकते हो। बी की कैसे निकाल लोगे? ए की वैल्यू कितनी है? 2। सी की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 और 1 3। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, तो बी की क्या है? 3। तो समझ आया ना क्वेश्चन? वैसे इतना समय नहीं लगाना था मैंने, पर आपको तीनों की निकाल के दिखाया ना कैसे निकालनी है, तो इसलिए लग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी आर जॉगिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक विच हैज पेरीमीटर दिस। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है। पेरीमीटर मतलब ये जो मैं येलो में लाइन लगा रहा हूँ, इस पे क्या कर रहे हैं? जॉगिंग कर रहे हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम ए सेम पॉइंट एट 6 AM, यानी यहाँ कुछ 6 AM पर एक पॉइंट से शुरू करते हैं वो, और अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। ध्यान से देखिए किस डायरेक्शन में रन कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा क्या होती है? मैंने रिलेटिव स्पीड कराया था आपको, रिलेटिव स्पीड कराया था। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? थोड़ा पहले इसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम इसे उड़ाकर फेंक दें क्वेश्चन को। अपोजिट में ऐड करते हैं, और सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट। ठीक है, रिलेटिव स्पीड में। तो यहाँ पे सेम अपोजिट डायरेक्शन है, तो 7 और 5 12। तो स्पीड आ गई हमारी 12, और डिस्टेंस कितना है? 1.2 किलोमीटर। तो 1.2। हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो लिया है हमने। तो निकाल लीजिए बचुआ। तो हमें टाइम किलोमीटर दे रखा है, हाँ जी, हाँ। तो ये आ जाएगा डेसिमल हटकर नीचे 12 से 10 पे, तो 1/10 क्या आ गया? आर। हमें यहाँ पे दिख रहा है अभी मिनट में है चीज़, तो मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। तो 60, 1 को 60 से गुणा करेंगे 60, तो 6 मिनट लगेंगे जब वो पहली बार मिलेंगे। हमें कितने बार मिलाने हैं? 5th टाइम। तो 6 को 5 से गुणा कर देंगे बस। तो यानी वो 6 बजे शुरू करे थे, 30 मिनट में 5 बार मिल जाएंगे, तो 6.5 आंसर आ जाएगा। चलिए जी, ये भी आपका स्पीड से है। एक कार एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित दूरी का 40% भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तथा शेष बचा जो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति निकालिए। सबसे पहले तो आपको थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें, क्वेश्चन के बारे में कंसेप्ट क्या लग रहा है, फिर हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? एवरेज स्पीड। मान लीजिए अब यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं आपका। देखो आपको कैसे करेंगे।
मान लीजिए आपकी दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है। अब 100 का 40% यानी 40 किलोमीटर भाग कितनी देर में तय करेगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 घंटे लगेंगे। ऐसे ही शेष भाग, शेष कितना बच गया, अगर 40 चला गया तो 60। तो दूसरे केस में ये T1 है, तो दूसरे केस में कितना होगा, 60/30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ना, तो 30 से 2 पे, तो क्या आ गया, 2 घंटे। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 2 और 2 4, और टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना, 100, तो बस 25 आ गया। सिंपल, आंसर बी दे देंगे आप। समझ में आ गया ना एवरेज स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1/4 के इक्वल दे रखा है। हमें क्या निकालना है, कोस स्क्वायर ए, यानी हमको सिर्फ कोस स्क्वायर ए ही निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करें भी, एक चीज देखो पहले भी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, आपको पता भी होगा, बताइए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, सिर्फ कोस स्क्वायर निकालना है। तो साइन स्क्वायर को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर में। तो यानी साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कब चेंज करेंगे, ये इधर ले जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी मैं साइन स्क्वायर की ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख दीजिए, करते हैं इस क्वेश्चन को, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए दे ही रखा है, 1/4, ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, और ये उधर चला गया, तो -2 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये 1/4 -1, तो ये माइनस का 3/4 हो गया, माइनस से आपका माइनस कट गया, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ कोस स्क्वायर ए चाहिए, तो ये 2 डिवाइड में चला जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे 8 आ जाएगा, 3/8। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स की वैल्यू क्या दी है, √2 प्लस √3, वाई की ये दी है, जेड की ये दी है, देन विच वैल्यू इज ट्रू। अच्छा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबसे पहले ये पता होगा तो हम ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन को सोल्व कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या कीजिए, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा जो मैं कराने जा रहा हूं। अब एक्स क्या दे रखा है, √2 प्लस √3। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं ना, आप इसका स्केयर करके जोड़ दीजिए, स्केयर कीजिए, बस बस स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर, यानी √2 का स्केयर, तो रूट से स्केयर कट जाएगा 2, b का स्केयर √3 का स्केयर, रूट से स्केयर कट जाएगा तो 3, तो क्या आ गया, 3 2 5। ठीक है, ऐसे इसका स्केयर करेंगे 5 और 1 6, ऐसे इसका स्केयर करेंगे, ये क्या होता है हमारा 8 प्लस 1 9। तो बस यही बता देगी भी कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ से हमने देखा z सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, y है, और उससे छोटा कौन है, x। तो किस ऑप्शन में है, z सबसे बड़ा किस में है, हाँ ये रहा, x सबसे छोटा, उससे बड़ा y, उससे बड़ा z, तो ऑप्शन ए। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शहर में वर्तमान में साक्षर व्यक्तियों की संख्या क्या है, 25,000 है। यदि साक्षर पुरुषों की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि आती है, तो कुल साक्षर जनसंख्या 25,250 हो जाती है। तो शहर में साक्षर पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है। ठीक है, तो पहले ना शहर में 25,000 थी जनसंख्या, तो कुछ कमी आई आदमियों में, कुछ कमी आई औरतों में, जिसके कारण कुछ बड़ी औरतें कुछ आदमी कम हुए, जिसके कारण क्या हुआ, इतनी होगी पॉपुलेशन। यानी नेट चेंज कितने का आया, 25,000 में से 25,250 जाएंगे तो 250 का चेंज आया, कितने पे, 25,000 पे। ठीक है, तो प्रतिशत चेंज अगर देखें तो 25 से आपका कितने पे गया, 10 पे, 10 से ये 10 पे, 10% का चेंज आया, 0 से आपका 0 पे। एक सेकंड, 1% का आया, 10 का क्यों, कहाँ टच हो गया ये, हाँ, तो हाँ 1% का चेंज आया, 10 का क्यों, 1 का, 1% का, ये 3 0 से 3 0, 25 से 25, 1% का चेंज आया पॉपुलेशन में। ठीक है,
यानी अगर मैं यहाँ पे डेविएशन कर रहा हूँ, मैं आप एलिगेशन लगा सकते हो यहाँ पे मेल का चेंज लिखिए, यहाँ पे फीमेल का चेंज लिखिए, यहाँ ओवरऑल चेंज लिखिए। यही होता है ना एलिगेशन में, पहले भी कराया है मैंने। ओवरऑल चेंज लिखिए तो यहाँ पे मेल की संख्या का रेशो आ जाएगा, संख्या ऑफ मेल एंड संख्या ऑफ फीमेल। आप इससे कीजिए, बेसिक से करोगे समय लगेगा। तो मेल में कितने की कमी है? 5%। ठीक है, फीमेल में यहाँ मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, मेल में 5, फीमेल में 10%। और ओवरऑल कितने का चेंज हुआ है? 1 का। ठीक है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ ये माइनस करके लिखते हैं, यानी 5 में से माइनस का 5 1 गया तो 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 10 में से 1 गया 9, तो यानी रेशो क्या आ जाएगा? 3:2। ठीक है, और इसी का टोटल रेशियो कितना दिया? इस टोटल की वैल्यू कितनी दी है? ये, क्योंकि अब ये कुल होगी ना, कुल संख्या दोनों की, यानी ये जो 25,250 है, ये कितने की वैल्यू है? 5 यूनिट की। हमें किसकी निकालनी है? पुरुषों की। पुरुषों की कौन सी शो करेगा? पहले वाला, यानी ये 3। तो कर लीजिए 25 5 पे 25,050 कर लीजिए गुणा, ये 15 ये आना चाहिए, 25 125 यही तो आएगा। ये 9 यही आना चाहिए भाई। प्रेजेंट ऑफ द इलिटरेट मेल इन द सिटी। अच्छा, एक सेकंड, 25,000 लीजिए, 25,000, तो ये 5,000, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ गया आपका 15,000। 15,000 में 5% की कमी आती है, तो 15,000 का 10% 150, तो यही आएगा भाई आंसर, 15,000, ऑप्शन सी। यही आएगा। हम्म, हम्म, अ, 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 अ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक निर्माण परियोजना के लिए बजट भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री और श्रम के लिए 5:3:2 के अनुपात में आवंटित किया जाता है। यानी भूमि अधिग्रहण में खरीदने में 5 यूनिट लगेगा, निर्माण में 3 और श्रम में लेबर में 2 लगेगा। ठीक है, परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत में 5% की वृद्धि। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ भूमि में, यानी लैंड में। निर्माण में तो मैं निर्माण को क्या लिख दूं? बिल्डिंग मटेरियल, यहाँ पे लिखा है बी लिख दिया। और जो ये आपका लेबर है तो इसे मैं क्या लिख देता हूँ? श्रम, तो एस लिख दो, कोई नहीं। तो ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, चलो आसान कर देते हैं, हम 50 30 और 20 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसने क्या कहा? परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत में 5% की वृद्धि हुई, यानी 5 पहले 50 थी तो इसमें 5% की वृद्धि होगी, तो यानी 2.5 की वृद्धि होगी। 50 का 5% 2.5 होता है, तो 52.5 हो गया है। निर्माण सामग्री में 10% की वृद्धि हुई, यानी 10% कितना होगा? 30 का 3 तो 33 हो गया ये। और श्रम में 20% की गिरावट आई, यानी अगर इसका 10% 2 है तो 20% कितना होगा? 2 दूनी 4, तो 4 की गिरावट आएगी, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल परियोजना में लागत प्रतिशत परिवर्तन कितना आया? बस इसे जोड़ लीजिए, 6 और 3 9 और 2 11 हासिल, एक 3 और एक 4 5 9 और एक 10.5। पहले कितना था? 100 था, अब कितना है? 101.5, यानी कितने का चेंज आया? 1.5 का चेंज आया। बढ़ा का घटा? बढ़ा है, तो वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन सी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
एक व्यापारी चाय का एक ब्रांड 150 प्रति किलोग्राम पर बेचता है, जिससे उसे 25% की हानि होती है। ठीक है, यानी ये सेलिंग प्राइस दिया है, 150 किलोग्राम पर बेचता है और 25% की हानि होती है। मतलब ये जो 150 है तो ये 75 पे बेच रहा है इसको। यानी अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100% मान लूँ तो 75% की हानि पे 25% की हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब 75% पे बेच रहा है, यानी ये 75 की वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, तो 100 हो जाएगा। तो ये होगा इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे देखिए, वह चाय का अन्य ब्रांड 200 प्रति किलोग्राम पर बेचता है, ये भी बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है कितने की हानि पे, 20 पे, यानी ये 80 की वैल्यू है। हमें किसकी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस की। तो ये आ जाएगा 250 और 250 आ जाएगा। ठीक है, यदि वह दोनों ब्रांडों को बराबर अनुपात मिलाता है, यानी बराबर लेना है अनुपात, तो 1 किलोग्राम इसका ले लो, एक इसका ले लो। ठीक है, तो मिश्रण 175 किलोग्राम पर बेचता है, यानी दोनों को मिलाकर कितने बेचेगा, 175 पे, यानी एक और एक दो, प्रति किलोग्राम तो 2 किलो हो गया ना, 1 किलो इसका 1 किलो इसका, तो कितने बेच रहा है, 7×14 = 15, एक 350 रुपये में उसने ओवरऑल बेचा, क्योंकि 175 में 1 किलोग्राम बेच रहा है। हमारा टोटल दोनों को मिलाएं तो कितना बन रहा है, 2 किलो, 1 किलो इसका 1 किलो इतना का, ये हो गया। वैसे हमारा कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा था, जोड़ लीजिए इसको, 450। यानी अगर यहाँ ध्यान से देखें, 450 की चीज को क्या बेच रहा है, 350 में बेच रहा है, यानी कितने की हानि हानि ले रहा है ना, कम में बेच रहा है, तो 100 की हानि ले रहा है। किस पे ले रहा है, कॉस्ट प्राइस पे लेगा, यानी 450 पे 100 की हानि ले रहा है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणा 100, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये 5 से 9 2, 200/9, तो ये आ जाएगा 22 से शुरू होगा हमारा, हानि है, तो ये रहा आंसर ए। समझ आया ना, हमने क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब उसने कहा था भी समान रेशो में मिलाएगा, तो हमें जरूरी ज़्यादा रेशो हाई लेनी है। हम क्या ले लेने, एक यूनिट इसकी मिलाई, एक यूनिट इसकी, यानी टोटल उसकी यूनिट कितनी बन गई, 2। और उसने क्या कहा, अभी मैं 175 में 1 किलोग्राम बेचता हूँ, तो 2 किलोग्राम कितने बेचेगा, 350 में। हमें कितने का पड़ा, कॉस्ट प्राइस जोड़ लेंगे ये, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल है ये, तो कर लेंगे ना आप, होमवर्क है आपका, करिए इसको, कहीं करा दिए ऐसे क्वेश्चन। डी मास से कर दीजिए, बोर्ड मास से, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। कमेंट कर दीजिएगा और इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी ने क्रमशः 48,000 और 72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया है। 6 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, बी अपनी आधी पूंजी में 24,000 की वृद्धि कर देता है। यानी ए और बी, वही इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट वाला सबसे पहला क्वेश्चन जो कराया था, 48,000 निवेश करता है, बी 72,000 है, और 6 महीने बाद की बात की है, यानी इन्होंने 6 महीने अपने निवेश रखे हैं पैसे। ठीक है, 6 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, अब कितनी बची उसकी, आधी निकाली तो 24,000 बची, और बी अपनी पूंजी में 24,000 की वृद्धि कर देता है, तो 24,000 जोड़ दीजिए इसमें, 96। ठीक है, वर्ष के अंत में, यानी अब 6 महीने ये लगाएगा, 6 महीने ये लगाएगा, बस। अब इसका रेशो निकाल लीजिए ओवरऑल जो बनता है, तो 6 सब में कॉमन लेकर हम काट सकते हैं, ऐसे ये 3 जीरो सब में कॉमन है तो काट सकते हैं, ऐसे ये 12 पे कट रहे हैं, 12 चौके 12 दूनी, 12 छिके 12 अठे, ऐसे ही 2 पे कट जाएंगे, हाँ 2 दूनी 4, तो ये तो यहाँ पे आ गया 2 + 1 3, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 4 7। तो ये है इसका प्रॉफिट का अनुपात। उन्होंने कितना दिया है, 5500, यानी 5500 की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट की वैल्यू। हमें किसका निकालना है, बी का, तो गुणा 10 7 कर देंगे, तो 7×5 = 35, 7×5 और 3, ये आ जाएगा 3/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज द एवरेज डेली अर्निंग ऑफ वर्कर सी, सी की हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है।
तो सबसे बढ़िया क्या है, आप या तो जोड़ के कर लीजिए या आप डेविएशन लगा लीजिए। डेविएशन क्या मतलब, आप लेट कर लीजिए उसकी एवरेज क्या है 220, ठीक है। तो यहाँ पे 220 में कितना चेंज है, ये तो है ही 220, तो जीरो। आगे ये कितनी ज़्यादा है 220 से, 10, तो प्लस का 10। आगे ये कम है 220 से, कितना कम है, माइनस का 5। उसके बाद ये ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, +5, ठीक है। डिवाइड कर देंगे जितनी संख्या है, कितने हैं 1 2 3 4, 4 दिन का है ना, तो डिवाइड बाई 4, तो -5 से +5 कट गया, 10/4 डिवाइड करेंगे किससे, 2.5, प्लस का 2.5 आएगा। और माननी कितनी थी हमने 220, तो उसमें 2.5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 222.5, सिंपल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बेकर 10 किलोग्राम प्रीमियम आटा और कुछ अतिरिक्त किलो मानक आटा मंगवाया, यानी एक तो प्रीमियम है और एक सिंपल वाला आटा है, स्टैंडर्ड आटा। तो प्रीमियम आटा उसने कितना मंगवाया 10, और स्टैंडर्ड आटा कुछ मंगवाया, कुछ किलो, तो x मान लीजिए, हमें पता नहीं ना कितना मंगवाया। आगे देखिए, प्रति किलोग्राम प्रीमियम आटे का मूल्य मानक आटे से दुगना है, यानी प्रीमियम आटे का मूल्य, अगर मानक आटे का मूल्य 1 यूनिट है तो प्रीमियम का कितना होगा 2, ठीक है। आगे क्या क्या रखा है, दो प्रकार के आटे को की मात्रा आपस में बदल जाती है ऑर्डरिंग के दौरान। यानी अगर मैं पहले बात करूं तो ये आपका क्या है, वेट है, ये आपका क्या है, प्राइस है। तो कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 10 दूनी 20, एक्स से को गुणा करेंगे एक्स, तो ये हमारी पहले की कॉस्ट है 20 + एक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ऑर्डरिंग हुई और जिसके कारण त्रुटि आ गई। क्या त्रुटि आई, दो प्रकार के आटे की मात्रा आपस में बदल दी जाती है। मात्रा क्या है, आपस में बदल दी जाती है, ठीक है। तो यानी ये x ऊपर चला गया, 10 इधर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, 10 से कम 10, और x ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2x। तो अब ये बन गई, जिसके कारण क्या हुई, 25% की कमी। यानी ये कितने की वैल्यू होगी, 75 की। ये कितने की थी पहले, 100 की, ठीक है, जितने की वैल्यू होती है। तो मूल ऑर्डर में प्रीमियम आटे की मात्रा और मानक आटे की मात्रा ज्ञात कीजिए, अनुपात। तो आपका x की वैल्यू पता लग जाएगी, तो आप अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 25 से 4 पे, हाँ, तो 25 से 4 पे, 25 से 3 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 से 60, 3x, 40, 8x। तो ये इधर 5x हो जाएगा, ये इधर 20 हो जाएगा, तो ये 5 से 4 पे गया, तो x क्या जाएगा, 4। तो अनुपात क्या लेना है, मूल ऑर्डर में प्रीमियम, प्रीमियम 10 है, अनुपात मानक, मानक कितना है हमारा, x कितना है, 4, तो ये 5:2 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको करना है क्वेश्चन को, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए वेंडर सोल्ड 15 टॉय फॉर 3,000 रुपये है एंड गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25%। हाउ मैनी टॉय शुड बी सेल फॉर 216 रुपये टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। आपको अमाउंट दिया है, आपको टॉयज की संख्या दी है, आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो इसका आपको सिंपली फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, जिससे आप इसे आसानी से कर सकते हैं, अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ, जितनी भी चीज का नंबर है, टॉय हो कुछ भी हो, इनटू प्रॉफिट परसेंट, इनटू प्रॉफिट नहीं, इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाले का, अमाउंट ऑफ फर्स्ट वाले का, नंबर ऑफ फर्स्ट वाले का, इज इक्वल टू क्या लेंगे, अमाउंट ऑफ सेकंड वाला, नंबर ऑफ सेकंड वाला, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, ठीक है। ये बस, पहले का अमाउंट कितना है 3,000, नंबर ऑफ टॉय कितने हैं, पहले केस में 15, प्रॉफिट सेलिंग 25 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 पर 25 का प्रॉफिट, मान लीजिए 100 है, 100 पे 25 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125%, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सेकंड 2816, नंबर ऑफ सेकंड निकालना है, हाउ मैनी टॉयज, तो एक्स मान लीजिए, और सेलिंग प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का, तो 100 पे 10 का प्रॉफिट 110%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 15 से 2 पे, 25 से 5 पे, 25 से 8 पे, और ये हो जाएगा 8 से काट लीजिए, 8 तिया 24, 8 पंजा 40, 8 दूनी 16, 11 से काट लीजिए 10 पे, 11 से काट लीजिए 3 2,
5 से 2 पे और 2 से 16 पे। तो ये x उधर चला जाएगा तो x किसके इक्वल हो जाएगा 16 के, यानी टॉयज की संख्या क्या होगी अब दूसरे केस में 16। तो ऑप्शन बी, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध स्पिरिट में 24 लीटर के पात्र में से 8 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। मान ले ये एक पात्र है, उसके अंदर शुद्ध कुछ भी जूस लगा लो, कैसी भी चीज का, प्योर स्पिरिट लगा लो, कुछ भी लगा लो। क्या किया, उसमें से 8 लीटर निकाला प्योर स्पिरिट, उसकी जगह क्या डाला, 8 लीटर पानी डाला, वाटर। ठीक है, और यह प्रक्रिया कितने बार की, 3 बार। ऐसे ही 3 बार करते चले जाएंगे इसको। ठीक है, यही चीज को। तो बची हुई स्पिरिट में की अंतिम मात्रा क्या है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, एक बार देख लीजिए। क्या याद रखेंगे, रिमेनिंग में क्या याद रखेंगे, आज स्पिरिट दिया है, कल दूध पूछ लेंगे, शुद्ध दूध में पानी। तो आपको सिंपली ये आपको ध्यान रखना है, क्या, इनिशियल, ठीक है, -1 माइनस रिप्लेस, जितना हम रिप्लेस कर रहे हैं, अपॉन इनिशियल इनकी पावर जितने टाइम करेंगे, बस ये। ठीक है, तो इनिशियल कितना है 64, -1 माइनस रिप्लेस कितना है 8 निकाल रहे हैं। इनिशियल कितना है 64 ही है, 64 पे निकाल रहे हैं 8। कितने बार निकाल रहे हैं, 3 बार निकाल रहे हैं। कितने बार, 3 बार। तो 8 से ये 8 पे गया और 8 ऊपर चला गया 7, 7 में से ना 8 में से 1 गया, तो ये 7/8 की पावर 3, 64। ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मैंने माइनस लिखवा दिया, सॉरी, मल्टीप्लाई। तो ये 7 की पावर 3 क्या होगी, 7 7 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 343 और 512 गुणा 64। तो वैसे तो आप यहाँ से काट ही सकते थे इसको, ये 8 पे कट जाएगा और 8 से इसे काट लेंगे, 8 चौके 32। तो 4 से आंसर किसका शुरू हो रहा है, ये रहा ऑप्शन डी। बस पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, रिमेनिंग ही तो निकालना था हमें। बस आपको ये ध्यान रखना है, आज ये स्पिरिट है, कल ये दूध पूछ लेगा, कल ये कुछ भी पूछ लेगा। आपको क्या रखना है, इनिशियल जो हमें दिया है मल्टीप्लाई 1 माइनस रिप्लेस बटे इनिशियल की पावर n, n मतलब जितने बार रिप्लेस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता ही है, कई बार करा दिया है क्वेश्चन, आता भी है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर 7 गुणा 7। तो ये तो 4 पे गया, ये 7 पे गया, 2 पे 11, तो 77/2 आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियन मेजर ऑफ 150 डिग्री। तो आपको पाई में चेंज करनी है वैल्यू को। सबसे पहले मैं बता दूं, पाई हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो यानी यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री निकाल लूँ तो ये 180 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो पाई बटे 180 हो जाएगा। यानी 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, पाई बटे 180। हमें किसकी निकालनी है, 150 की। तो इधर गुणा 150 करूँगा मैं, 150 में चेंज करने के लिए। तो उधर भी क्या गुणा होगा, हमारा 150 रुपया देगा, वो गुणा होगा। ठीक है, तो बस कर लीजिए सोल्व इसको। 3 से 6 पे, 3 से 5 पे, तो क्या आ जाएगा, 5 पाई बटे 6। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना। पाई की वैल्यू क्या, पाई क्या होता है 180 के बराबर। बस इससे आप कैसे भी कर सकते हो, डिग्री से पाई कर सकते हो, पाई से डिग्री कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी दिया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अगर मैं आपको बनाऊं तो मैं क्या होगा आपका, ये आपका सर्कल है। ठीक है, उसके अंदर क्या है आपका एक ये क्वाड्रिलेटर, ये आपका होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। बस, तो ए बी सी डी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, ये तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री,
तो हमें किसका पूछा है, सी का। तो मैंने बताया अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, तो ये क्या हो जाएगा 80, सिंपल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, सेंटर एंगल दे रखा है, अभी कराया क्वेश्चन को, पाई की वैल्यू को पाई रखिएगा, आंसर आ जाएगा। होमवर्क है ये भी आपका, इसे भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 2y 5 के बराबर है, इनमें से कौन सी रेखाएं समांतर हैं। सबसे पहले तो पैरेलल की आपको कंडीशन देख लीजिए, पैरेलल की क्या होती है, कोइंसिडेंट की क्या होती है, और इंटरसेक्टिंग की क्या होती है। ठीक है, तो पैरेलल की जब ना x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का रेशो बराबर हो, यानी अगर मैं x का कोफिशिएंट a मान लूं और y का b मान लूं और इसे कांस्टेंट को c मान लूं, तो क्या है a/a1/a2 बराबर b1/b2 हो और वो c1/c2 के इक्वल ना हो रेशो, तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। कोइंसिडेंट में तीनों एक दूसरे के बराबर हों। देखो अभी मैं प्रूव करूंगा, पहले देख लीजिए एक बार क्या होता है। c1/c2 तीनों इक्वल हो तो वो कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग में क्या हो, ये ही ना इक्वल हो, a1/a2 ये आपस में इक्वल ना हो इनका रेशो, तो बस c1 की तो बात ही खत्म हो जाती है इंटरसेक्टिंग में। तो ये पैरेलल लाइन जैसे अगर मैं बनाऊं, तो ये मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा पैरेलल का, ऐसे एक ये। और कोइंसिडेंट का कैसे बनेगा, एक के ऊपर ही दोबारे से वही लाइन ऐसे उसी के ऊपर चलेगी। इंटरसेक्टिंग का कैसा बनेगा, ऐसे एक लाइन ये गई एक लाइन ये। ठीक है, ऐसे ही परपेंडिकुलर का भी होता है, बस उसका स्लोप जो है वो इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये a1 a2 क्या है, मान लीजिए 3x प्लस ये 2y इज इक्वल टू 5 दिया है। इसी के रिगार्डिंग मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, 6x प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 4 मान लूँ। अब इसका रेशो लूँ, इसे a1 मान लो, इसे b1, इसे a2, इसे b2, रेशो लो 3/6 2/4, काटिए 1/2 1/2। देखो आ गया ना इक्वल, 1/2 बराबर 1/2, और इसका c इक्वल है 5/4 नहीं है। तो यानी ये क्या होगी, जिसका a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 को इक्वल ना हो, तो वो क्या होती हैं, पैरेलल। तो हमें यही देखना है, बस इसमें हमें पैरेलल देखना है, यानी जिसका रेशियो इक्वल हो। हाँ ये देखो पहले में ही आ गया ऑप्शन ए, 3 से 3 कटेगा 1 आएगा, 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, 5 से 7 नहीं कटेगा, तो ये इक्वल 1 नहीं आ सकता, तो ये इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 90 माइनस एक्स दे रखा है किसके बराबर, कोस टू एक्स के, तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं पता बच्चों, तो ये साइन जो 90 माइनस थीटा होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। ठीक है, यानी साइन 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, कोस एक्स के बराबर होगा। और इधर क्या दे रखा है, कोस 2x, यानी कोस से कोस कट गया, तो x माइनस 2x, यानी कुछ भी ले लो, x की वैल्यू 2x में से x गया 0 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यही तो लिखना, वट इज वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x दे रखा है, x स्क्वायर करना है, -4√5, x का स्क्वायर कीजिए, यानी a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4√5 -4√5, ये दे ही रखा है, ये इससे कट गया, 5 और 4 क्या आ गया, 9, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, ये ए बी सी है, ये एक्स वाई जेड है, दो ट्रायंगल हैं। देखो क्या दे रखा है, साइड्स आर ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ए बी किसके बराबर है, एक्स वाई के, बी सी किसके इक्वल है, दाई जेड के, और सी ए किसके इक्वल है, जेड एक्स के। ठीक है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल लगेगा, यानी तीनों साइड इक्वल हैं, तो एंगल की तो बात ही खत्म हो गई, तो साइड साइड वाला लगेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन की वैल्यू दी है 3/5, साइन किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
तो इसमें साइन क्या है हमारा P बटे H, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो आपको ट्रिपलेट पता होगा 3 4 5 का, तो बेस हमारा क्या होगा ये। अगर नहीं पता तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो हमें क्या निकालना है, tan भी निकालना है। देखो ध्यान से क्या दिया है, साइन A दिया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ए और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी ए और बी का सम क्या होगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, यानी ए और बी इनको जोड़कर 90 होगा, और सी तो 90 होगा ही, ठीक है। तो साइन ए दिया है, क्या दिया है, P बटे H, यानी साइन ए के ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये 3 हो गया। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है 5, तो बेस ये हो गया 4। हमें क्या निकालना है, tan भी। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। तो बी के केस में सामने वाला परपेंडिकुलर उस टाइम ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो इस एंगल के सामने वाला ना परपेंडिकुलर 4/3, तो ऑप्शन ए हो गया। तो आज की क्लास हमारी खत्म है, डन है, अपने 25 क्वेश्चन कर दिए। आपको लगा थोड़ा स्लो कराए हैं, तेज भी करा देता मैं, परंतु आपको समझाना का मेरा मेन मोटिव है, ठीक है। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते चलिएगा, क्लास आपकी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और जिनका बच्चों का जीडी का एग्जाम है ना, यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सारी क्लास देखिए पीछे जितनी भी है, आपका अच्छा स्कोर बनेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों को राम राम, बाय।